हमारे भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी आए हुए हैं, हम उनकी बातें सुनेंगे और सीधा संवाद करेंगे। सुबह ही अब महाराणा प्रताप में लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। केजरीवाल जी को मिशन को लेकर चले हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कितना रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर? उम्मीद से ज़्यादा, और सब लोगों ने अपना समर्थन देने का वादा किया है। बहुत मुझे खुशी हो रही है कि सब लोग चौथी बार अरविंद जी को सीएम बनाने के लिए तैयार बैठे हुए दिल्ली। मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने आपके बीच में भेजा है कुछ बात करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए उन्होंने मुझे भेजा आपके बीच में। मैं आपके बीच में आया हूं, तो एक एक पंपलेट सबको दे दीजिए। तो सबसे पहले लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ही क्यों। सोचने का विषय है कि भाई 10 साल केजरीवाल साहब ने सेवाएं दी आप लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। तो आज ये पंपलेट के माध्यम से मैं आप लोगों से संवाद करूंगा कि अरविंद केजरीवाल ही क्यों। तो उसमें क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे नेता हैं, आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। जब भारतीय राजनीति में अनपढ़ और आपराधिक लोगों की भरमार है, ऐसे शख्स का राजनीति में आना देश के लिए एक सुखद बात है। क्योंकि केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता है। देश की सभी जांच एजेंसी से उनके खिलाफ इतनी जांच करवाने के बाद भी बीजेपी उनके खिलाफ एक नए पैसे का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई। आज जब राजनीति में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, ऐसे में एक ईमानदार नेता का राजनीति में होना एक ताजा हवा के झोंके जैसा होता है। आप ये बताएं मुझे कि बिजली 24 घंटे आती है, 24 के अंदर 24 घंटे बिजली आ रही है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद आनी शुरू हुई है? हाँ बिल्कुल हुई। क्या 2015 से पहले 24 घंटे बिजली आती थी? नहीं आती थी, नहीं आती। यही पूछना चाह रहा हूँ। तो एक बार आप लोगों से प्रार्थना है कि एक बार दोनों हाथ उठा के ये बता दीजिए कि आपकी आती है। जिसका नहीं आती है वो उठाना, जिसका 24 घंटे आती है वहां उठा देना। भाई बिजली देना बढ़िया। इन्वर्टर के पैसे पड़ेंगे। मैं मंदाकिनी से जी वैसे नहीं बताइए जी। हूँ RWA में हूँ वहाँ पे जी। और सीधा कर लीजिए बाइक को। हाँ यूं मेरी तरह जी। आप चलेगा। आपका हमने प्यार भी देखा है, बिजली को तो आते हुए हमने 24 घंटे देखा है। इन्वर्टर बहुत सस्ते में बेचना पड़ा कबाड़ी के हाथ, वो भाई उसका बहुत दुख है। अगर थोड़ा कम आती तो कबाड़ी रेट ज़्यादा बढ़ाता। इनका प्यार मैं अगर यहाँ पे जाहिर ना करूँ तो ये मेरी कमी होगी। मैं मंदाकिनी से इसीलिए आया हूँ यहाँ पे, ये बोलने भी आया हूँ। जब फेज 2 कोरोना चल रहा था, मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी साहब से कि साहब हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है और प्लीज़ गाड़ी भिजवाएं। बड़ी मारामारी थी, दवाई नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी। मुझे वो दिन याद है कि मंदाकिनी के गेट पे एक बड़ी सी गाड़ी लेकर तोमर साहब खड़े थे, सेकंड वाले में जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअल्टी हुई। और जो आदमी मैं जानता हूँ खुद डायबिटीज के पेशेंट थे, वो गाड़ी लेके खड़े थे। और मुझे फोन आया कि कहाँ हो भाई? मैं नीचे हूँ। मैंने कहा साहब, और वाकई में मुझे बुखार था। मैंने कहा मुझे बुखार है, मैं नीचे आ रहा हूँ। तोमर साहब का कहना था नीचे मत आना, तुम्हें बुखार है, मुझे भी बुखार कराओगे। मैं तुम्हारे गेट पे हूँ, मुझे छोड़ के जा रहा हूँ, करवा देना पूरा। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। जब भी कभी छोटी बड़ी, इवन एक बात का मुझे याद है साहब, मैंने तोमर साहब को फोन कर दिया कि साहब वो पानी नहीं आ रहा, पानी की बड़ी क्राइसिस हो रही है। शुरू का वक्त था, उस समय नए विधायक थे जी। और उन्होंने कहा मैंने एक टैंकर भिजवा दिया। एक टैंकर से काम नहीं हो रहा, मैंने दोबारा फोन कर दिया, यार तुमने तो मुझे पानी वाला विधायक बना दिया बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, हमारी छोटी हो या बड़ी हो, समस्या आपके पास ही लेके जाएंगे। और उन्होंने वो समस्या हल करी, चाहे छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज हो। जिस तरीके से तन्मयता से वो करते हैं, हम केजरीवाल जी की नीतियों की वजह से केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, लेकिन तोमर जी के प्यार और तोमर जी की कर्तव्य निष्ठा की वजह से हम हमेशा तोमर जी के साथ हैं और तोमर जी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल जी के पढ़े लिखे होने का ये परिणाम है कि उन्होंने सबसे ज्यादा अहमियत बच्चों की शिक्षा को दी।
उन्होंने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों जैसी अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। पिछले वर्ष सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% थे सरकारी स्कूल के, और प्राइवेट स्कूल के 92% थे। तो प्राइवेट स्कूल से कहीं बेहतर जो नतीजे थे वो सरकारी स्कूल के थे। आंकड़े हैं ये। पिछले वर्ष सरकारी स्कूलों से 2000 से ज्यादा बच्चों ने IIT और नीट की परीक्षा पास की। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शायद शिक्षा को अहमियत देने वाले देश के पहले और अकेले नेता हैं। देश को विश्व गुरु बनाने की बातें करना बड़ा आसान है, पर क्या तब तक देश विश्व गुरु बन सकता है जब तक हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा न मिले? क्या आप कोई ऐसा अमीर देश बता सकते हैं जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा न मिलती हो? भारत को एक अमीर और विकसित देश बनाने की नींव को असल में केजरीवाल जी ही रख रहे हैं। इस बारे में आपका रिएक्शन चाहता हूँ कि स्कूलों की बात जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, शिक्षा की बात बताऊँ, हो सकता है आप लोग अपर मिडिल क्लास के हैं, आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आप लोगों के योगदान से गरीबों के बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूलों में, जो बहुत अच्छे स्कूल हुए। मैं अपने यहाँ की एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ से आप 200 मीटर की दूरी है, उससे भी कम है, गुवाहाटी के डी ब्लॉक लोक बिहार के सामने इतना शानदार स्कूल बनाया है केजरीवाल साहब ने हमारे यहाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस। इतना शानदार स्कूल है, आप देख के आइए। आप उसका MP हॉल देखिए, उसकी लेबोरेटरीज देखिए, लिफ्ट लगी हुई है, AC लगे हुए हैं, फर्स्ट क्लास, मतलब शानदार स्कूल। कोई इतना बढ़िया टक्कर नहीं दे सकता प्राइवेट स्कूल जो स्कूल मेरे यहाँ बना है गुवाहाटी के अंदर। उसके बराबर पे गर्ल्स का स्कूल बहुत शानदार, करीब 125 कमरे उसके अंदर बने, बहुत शानदार। 2 स्कूल गिरा दिए। तीसरा कैलाश इंक्लेव के अंदर चले जाइए, 98 कमरे का स्कूल, बहुत शानदार। चौथा B ब्लॉक में चले जाइए, शकूरपुर में आनंदवास का स्कूल। 5वां शकूरपुर गांव में 165 कमरे का कैंपस बना दिया, बहुत शानदार। तो 5 स्कूल तो नहीं मेरे यहाँ बने हैं, मैं पूरी दिल्ली की बात क्या करूं। 5 स्कूल तो आपका उदाहरण है सामने, जो आपके जहाँ से हम बैठे हैं उससे कहीं भी 100 मीटर की दूरी पे है, 150 मीटर की दूरी पे। 100 मीटर शकूरपुर गांव है, 100 मीटर शकूरपुर है, यहाँ से 100 मीटर ही लोक बिहार है, 100 मीटर ही कैलाश इंक्लेव है, 100 मीटर ही गुवाहाटी इंक्लेव है। 5 स्कूल आपको बता दिए। तो शिक्षा पर ध्यान देने का काम कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा हो। जो अनपढ़ होगा वो कहेगा नहीं, वो कपड़ा बांधो वाला और निकल जाओ मैदान में, देखी जाएगी। उनके बच्चे तो पढ़ते हैं विदेश में, अपने उनसे कहते हैं जाओ बच्चों को भेज दो वहाँ। अभी तो विकासशील है। अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो उसके लिए नींव रखनी पड़ेगी, और नींव रखनी पड़ेगी उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इस विषय में 2 माइक कोई अपना जी जीवन ज्योति अपार्टमेंट से हैं जी। भाई साहब एक बात बोलना भूल गए, मैं उनको याद दिला दूं कि हमारे जीवन ज्योति में पहली बार 70-90 लाख रुपए का फंड तोमर जी के विधायक बनने के बाद आया, नहीं तो पहले सोसाइटियों में काम नहीं हुआ करते थे। दूसरा, ये स्पोर्ट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, जो बैडमिंटन वगैरह का जो कोर्ट बनाया है उसका जिक्र नहीं किया। उसके लिए हम इनके धन्यवादी हैं कि ना केवल पढ़ाई लिखाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे वार्ड में पूरा एक्शन और पूरा वो कार्य किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे रोडों पे जो तिरंगा लगाया है, आज से 4-5 साल पहले जब एक बार यहाँ पे है तो मेरा कनॉट प्लेस में बहुत ज्यादा काम है हफ्ते में 3 या 4 दिन या 5 दिन मेरा कनॉट प्लेस में ही काम चलता है। तो मुझे ऐसे लगा मैं कनॉट प्लेस में आ गया, क्योंकि रोड के साइड पे छोटे छोटे ब्लिंकर्स चल रहे थे, जैसे कनॉट प्लेस के अलावा किसी रोड पे नहीं मिलेंगे दिल्ली में। ये सारा काम भी बाद में शुरू हुआ। इसके लिए मैं अपने विधायक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और ये उम्मीद रखता हूं कि पढ़ाई लिखाई के साथ स्पोर्ट्स और बाकी सोशल काम में भी जो केजरीवाल साहब या तोमर साहब कर रहे हैं वो एक्टिविटी हमेशा जारी रहे, ताकि हमारा वार्ड नंबर 1 रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कोई जी अपना परिचय दे दें पहले सब लोगों को। योगेश रोहित प्रेसिडेंट RW है, रिटायर्ड ऑफिसर दिल्ली गवर्नमेंट। सर इलेक्शन से कई वर्षों से मैं इलेक्शन डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ, कई डिपार्टमेंट्स में मैं रहा हूँ। जहाँ तक शिक्षा की बात है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम खुद तंबू में पढ़ने वाले स्टूडेंट, तंबू में पढ़ने वाले हम, ऊपर तंबू होता था, नीचे से पानी जाता था और लकड़ी के बेंच होते थे, अंधेरा हो जाता था, लाइट का प्रबंध नहीं होता था, ऐसे स्कूलों में हम पढ़े हुए थे।
हमारा पूरा परिवार ही ऐसे स्कूलों में पढ़ा हुआ है और हम पढ़ लिख कर अच्छे बने, लेकिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे आज की सरकारी स्कूलों की ये बिल्डिंग जहाँ पर लिफ्ट भी लग जाती है। कभी आज तक हमने सोचा भी नहीं कि हमारे पेरेंट्स भी नहीं सोचा था कि ऐसे स्कूल बनकर तैयार हो जाएंगे। ये किसकी देन है? ये केजरीवाल जी की, जिन्होंने शिक्षा पर इतना ध्यान देकर, और सरकारी स्कूलों के बच्चे आपने देखा होगा नीट और आईआईटी का एग्जाम पास करना आसान नहीं होता। 2000 बच्चे आसान नहीं होता। एक बच्चा पास होता था तो फ्रंट पेज पर न्यूज आ जाते थे ये हमारे पूरे दिल्ली से एक बच्चा ये आईआईटी में निकला है, ब्रेकिंग न्यूज आ जाते थे सरकारी स्कूलों में। आज हजारों बच्चे निकल रहे हैं। डॉक्टर 2000 बच्चे एक साल में 2000 बच्चे नीट में, और कल्पना कर सकता था? मैं नहीं समझता कैसे होता। और इतने 98% 97% रिजल्ट सरकारी स्कूलों को, पब्लिक स्कूलों को ही मार्क कर दिया। इनकी बिल्डिंग है, इनका पढ़ाई का स्ट्रक्चर वाकई काबिल। थैंक यू, बहुत बहुत। और कोई सज्जन बात रखना चाहिए? शिक्षा के संबंध में तो वही आदमी जान सकता है जो शिक्षित हो। और जहाँ तक स्कूलों की बात है, मैं खुद किराड़ी विधानसभा में एक स्कूल और पश्चिम बिहार में एक स्कूल चलाता हूँ। तो हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जब से केजरीवाल साहब आए हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे छोड़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे अच्छी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जब ये कहते हैं भाई केजरीवाल साहब ने जब इतना अच्छा कर रखा तो सर हमें यहाँ क्या मिलेगा? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मेरा ही नहीं, जो हमारी तरह के दूसरे स्कूल के बच्चे भी हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं, फिर हम नए बच्चों को वो करते हैं। मैं आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूँ जो इतने अच्छे सरकारी स्कूलों का व्यवस्था है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कोई सज्जन के साथ? मैं कुमार यादव स्कूल गांव से हूँ। मैं त्रिनगर विधानसभा का एसएमसी कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा जी। जब से भाई तोमर जी ने कार्यभार संभाला था, ऊंची ऊंची बुलंदों पे पहुंच रहे हैं। एक त्रिनगर ही एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरी दिल्ली में 70 कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 284 कमरे बने थे। ये मैं कहूँ दिल्ली का रिकॉर्ड क्या, सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही है कि 284 कमरे बनने स्कूल चले गए मायने रखते हैं। और उसके अलावा भी एक एक्सीलेंट स्कूल लाना, 10 स्कूल हमारे यहाँ हैं, सब के सब उच्च बुलंदियों पे हैं। और एक स्कूल को छोड़ करके हर स्कूल का 100% देख सकते हो, कभी भी जा करके 100% रिजल्ट है। तो ये कहे कि किसी में कम है, किसी में भी कम नहीं। और शिक्षा के अनुसार अलावा भाई साहब को कुछ भी काम का आ गया कि ये दिक्कत है, परेशानी है, कहने की काम बोलो। एक रानी बाग, श्रीनगर, महेंद्रा पार्क, तो यहाँ से बहुत से आदमी रिंग रोड के ऊपर जाते हैं। मैंने तो उनसे काम का भाई साहब 50 साल हो लिए, एक काम ही नहीं हो पा रहा। कल ना काम बताना तो 1 मिनट में करता हूँ। तो ये फुट ओवर ब्रिज बना दीजिए। कल फुट ओवर ब्रिज सब ने मना कर दिया था, कहने कि यहाँ नहीं बनेगा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो भाई साहब ने इंजीनियर बुलाए, PW बुलाए, कहना भाई कैसे भी हो मुझे पता है कि कैसे बनेगा, आप आइए। और खड़े हो करके एक फुट ओवर बना दिया, जिससे कि हर रोज जो दुर्घटना होती थी उन पे विराम लग गया है। और सभी इनका नाम लेके पुल पे चढ़ते हैं, उतरते हैं। कहना जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी हो देश की किसी पार्टी में, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका भाई, सब इस तरह होते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में परिवारवाद हमारे देश की राजनीति का सबसे बड़ा नासूर है। हर नेता अपनी बीवी, बच्चों और रिश्तेदार को टिकट देता है और उन्हें ही आगे बढ़ाता है। लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं किया। जब केजरीवाल जी जेल गए और जब जेल से लौटे तो चारों तरफ मांग उठी कि केजरीवाल जी को अपनी पत्नी को सीएम बना देना चाहिए। लेकिन उन्होंने आरसी को सीएम बनाया, अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाया। आरसी भी एक काबिल और पढ़ी लिखी महिला है। उनको लगा कि आरसी सबसे बेटर है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट। आरसी की आप डिग्रियां देखेंगे ना, ऑक्सफोर्ड की, मतलब इतनी डिग्रियां कि गिनने में समय लगेगा। शी इज वेरी हाईली एजुकेटेड लेडी। तो ये है विजन हमेशा केजरीवाल जी का कि चाहते तो वो अपनी धर्मपत्नी को बनाए थे मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। परिवारवाद आपकी चीज नहीं है। बहुत लोग जानते हैं, सब रिश्तेदार भी जानते हैं। इनमें टोटल 62 फ्लाईओवर बने। 2015 से पहले दिल्ली के अंदर जो टोटल फ्लाईओवर थे वो 62 थे। उन्होंने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनवा दिए। 9 साल में 38 और बनाए नहीं। उन्होंने 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 6800 किलोमीटर की नई नालियां, सीवर लाइन और 4000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डलवाई। पहले दिल्ली में 5000 बसें थी, अब 7700 बसें हैं। पहले आप देखते थे बसों की हालत, पोल्यूशन,
आज तमाम बसें या तो सीएनजी की हैं या इलेक्ट्रिक बसें, बहुत शानदार फुल्ली एयर कंडीशन। पहले दिल्ली में 25,000 सीसीटीवी कैमरे थे, अब 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, जो कि दुनिया में किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया के अंदर की बात हो रही है, पूरी दुनिया में किसी भी शहर में 3 लाख कैमरे नहीं है, 3 लाख से ज्यादा कैमरे आपके दिल्ली में लगे हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको, आपकी विधानसभा में, त्रिवेणी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4,000 कैमरे लगे हुए हैं पर वार्ड। पहले 4 वार्ड हुआ करते थे, तो उस हिसाब से लगाए थे मैंने। कुहाट वार्ड में 4,000, 1,000 रामपुरा वार्ड में, 1,000 त्रिगढ़ वार्ड में, 1,000 शगुपुर वार्ड में। 4,000 कैमरे सतीश जी आपके लगे हुए हैं। पहले 66,000 कैमरे पूरी दिल्ली में हुआ करते थे। और मैं कहना चाहता हूं आपको, इन कैमरों से, वो दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, हमें नमस्ते नहीं करती, अलग बात है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तो नमस्ते भी करते, कहते भाई साहब जरा आईडी पासवर्ड दे दो उसका, भाई साहब जरा कैमरा चेक करना है। दिन में 6 बार जरूरत पड़ती है। जहां कहीं कोई वारदात होती है तो कहते केजरीवाल के कैमरे देखने पड़ेंगे जी। तो इतना फायदा हुआ है कि हम आज जो पता नहीं क्राइम कहां पहुंच जाता, अभी भी क्राइम में कोई कमी नहीं है, जम के क्राइम है हमारे दिल्ली के अंदर, क्योंकि गवर्नेंस ही नहीं है। दिल्ली पुलिस हमारे पास है नहीं, जिनके पास है उनको परवाह नहीं है। तो इस बारे में कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे? मेरा नाम असल भाटिया है, मैं चंद्रलोक एनक्लेव RWA का सेक्रेटरी हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए नहीं कि सब यहाँ पर की तोमर साहब की पढ़ाई करें, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जितना वो कॉलोनियों के लिए, जितनी अपनी सोसाइटियों के लिए काम करती है। मैं पर्टिकुलर इस बात के लिए आया हूँ कानून व्यवस्था के ऊपर। कानून व्यवस्था जो दिल्ली के अंदर है, आप भी सब जानते हैं कि ये कानून व्यवस्था हमारी दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि पुलिस वगैरह जो भी है वो उनके पास है, जो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो अभी तोमर जी ने बताया था कि कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है हमारे यहाँ पर, इतनी गैंगवार हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। मैं न ज्यादा समय लेके छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आपको भी सब पता होगा कि रात को और सवेरे कितनी आतिशबाजी आज भी चल रही है, लोगों की ब्याह शादियों पर इतनी आतिशबाजी चल रही है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि इसमें पुलिस को दिया गया है कि पुलिस जहां पर भी इस पे करे उनको अरेस्ट करे, और वो पुलिस इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। हम सबको पता है कि पुलिस नहीं ही उसको रोकना है, आम आदमी इसको जाके कोई नहीं रोक सकता, उससे तो लड़ाई झगड़ा। मैंने किसी एक को कहा अभी, तो वो कहने लगा तुम कौन होते हो, तुमने तो शादी करनी बच्चों के, हम कर रहे हैं, हम तो चलाएंगे। मैंने कहा आप देखो पॉल्यूशन का कितना बुरा हाल है, कि हाँ इतना है, पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, कुछ नहीं लगती है। मैं तो ये कहूंगा कि हम जब तक अपने केजरीवाल जी को यहाँ पर दिल्ली के अंदर पूर्ण रूप से नहीं लाएंगे और कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं होगी, जब तक हम दिल्ली के पॉल्यूशन का बार बार गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बार बार कहते हैं कि ये दिल्ली के हाथों में है पॉल्यूशन का। अरे पॉल्यूशन का दिल्ली के हाथों में है, पर उनकी कोई बात तो नहीं मान रहा, ना कोई उनकी सुन रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि पॉल्यूशन के मामले में और इस मामले के अंदर जब तक पुलिस हमारा साथ नहीं देगी, जब तक हम कोई भी सरकार, कोई भी इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकते। मेरी यही प्रार्थना है कि अगली बार केजरीवाल जी को ज्यादा से ज्यादा से लेकर के आए, जिससे कि कानून व्यवस्था भी हमारे हाथों में आ सके, हम दिल्ली की अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। धन्यवाद। पिकम्बरा गांव संस्कृति विहार पे वो बना था फुटओवर ब्रिज, तो पिकमपुरा गांव शिवा मार्केट के सामने इसकी बहुत दिक्कत थी, बहुत एक्सीडेंट हुए। मेरा भाई बैठा है, इसकी वाइफ का भी एक्सीडेंट हुआ था, बहुत एक्सीडेंट होते थे वहाँ पे। हम भाई साहब के पास गए कि जी यहाँ पे फुटओवर ब्रिज की जरूरत है, तो बोले इतने नजदीक नहीं बन सकते। भाई साहब हमें केजरीवाल जी के पास लेके गए, हम गाँव से भी गए थे, शायद डूडिया से और अपार्टमेंट से भी हमारे साथ गए थे आदमी। केजरीवाल जी ने उसी टाइम सतेंद्र जैन को बोला भाई जरूरत है भाई यहाँ भी बनाओ, और वहां पे भाई साहब ने फुटओवर ब्रिज बना के दिया, जिससे हमारे गांव के सभी को, आसपास के सभी सोसाइटी को बहुत फायदा हो। उसके लिए आज भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, थैंक यू। और पॉल्यूशन के लिए मैं परसों शादी में गया था छतरपुर, भाई साहब पूरी रात मैंने 15-20 गाड़ियां देखी जो पानी फेंक रही थी, कम से कम 20 गाड़ियां मैंने उस दिन रात को नोट की। मैं 12 बजे तक वो गाड़ियां पानी फेंक रही थी पॉल्यूशन के लिए। आप उसमें भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। मेरे मन में ये बात है कि मैं अपनी बात बल्कि कह दूंगा। जी जी। पब्लिक के
इतना सेंसिटिव मामले को लेकर आपस में झगड़े नहीं, पार्टी ना सेंट्रल गवर्नमेंट झगड़े ना दिल्ली सरकार झगड़े, बल्कि कैसी कोऑर्डिनेशन बनाए और एक सेल बनाए कि भाई दोनों मिलकर जनता की जो कानून व्यवस्था में दिक्कतें आ रही है, बिगड़ती जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, छीन लेते हैं और अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, उनको मिलके दूर किया जाए, लेकिन एक दूसरे को ये कहा जाए वो नहीं करते, हम नहीं करते। क्यों ऐसा हो रहा है सर? आपको बड़े इस पॉइंट को इमीडिएटली एक्शन में लेकर, चाहे आप विपक्षी हैं मैं आपको बता दूं, आपको जवाब देता हूँ इस बात का। आपने देखा होगा कि केजरीवाल साहब लोगों के भले के लिए किसी हद तक भी किसी के हाथ जोड़ने पड़े उसके हाथ भी जोड़ लेते हैं, कभी ईगो नहीं करते, कभी झुकने में कोई समस्या नहीं है, लोगों का भला होना चाहिए। वो कहते हैं कोई भी क्रेडिट ले जाए, काम कर दो, क्रेडिट आप ले लो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों का काम कर दो। वो कहता है किसी के पैर पकड़ने पड़ेंगे तो पैर पकड़ लेंगे, पर लोगों का काम कर दो। अब मैं जो आपको कह रहा था अभी मैं आऊंगा गुल साहब उसमें बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी पैराग्राफ इसके अंदर है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज दिल्ली देश की क्राइम कैपिटल बन चुकी है, दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था बीजेपी की केंद्र सरकार के अधीन आती है। आप लोग सब जानते हैं ना कि कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अंदर आती है, पता है सब लोगों को? आपको पता है कि नहीं पता है? एक बार हाथ आकर बताओ पता है तो आप सब लोग प्लीज देखना भाई, पता है ना आप लोग केंद्र सरकार के पास है कानून व्यवस्था? दिल्ली में खुलेआम गोलियां चल रही है, आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अभी रोज अखबारों में आता है, टीवी पे आता है, वहां गोली चल गई, वहां मर्डर हो गया, वहां गोली चल गई, गैंगवार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां लूटपाट तो आम बात हो रही है, लोगों को खुलेआम फिरौती की ख्याल आ रही है। बीजेपी दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल हुई है, ये सबूत है, इसमें कोई हवा की बात नहीं कर रहे हैं, सामने दिख रहा है कि पूरी तरह विफल हो गई बीजेपी दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने में। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है, कई बड़े गैंगस्टर पकड़े गए हैं। अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था भी केजरीवाल जी के अधीन होती तो शायद दिल्ली वाले आपको इतना असहाय महसूस नहीं करते। प्लीज बोलना चाहिए कोई सज्जन इस बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, किसी के बारे में? आप जी कानून व्यवस्था के बारे में सभी जागरूक रहे और सभी को पता है कि आज क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की। हमारी रोहितकुंज कॉलोनी है, छोटी कॉलोनी है, 90% महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो चुकी है। 90% मंदिर में जाने से और आने में ही बीच में चेन स्नैचिंग हो जाती है। और बाकी मोबाइल की तो बात ही छोड़ो, मोबाइल तो सभी के पास आपके गेट से हाँ, चेन तो चलो पहनने वाली चीजें चेन पहनना छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल तो सभी रखते हैं। मोबाइल भी गेट के पास चले जाते हैं निकाल कर, हाथ में मोबाइल होता है, देखते हैं, हाथ में रखना भी आजकल मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, हाथ में रखते देख लेते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं गेट के बिल्कुल पास। और चोरों को भी अपने पकड़ लिया और वो चाकू दिखाकर भाग लिए, चाकू उन्होंने निकाल लिया, तब तक हमने उनकी तलाशी ली, एक दूसरा भागे चाकू दिखा के। हमने तो कईयों को पकड़ा है, सारे नाबालिग है, टोटली नाबालिग। पुलिस आई, पुलिस कहती है भाई हम तो इनको पकड़ नहीं सकते, हम इनको बंद नहीं कर सकते क्योंकि अंडर एज है, 18 साल से नीचे, क्या करेंगे, इनको डरा धमका के भाग लो। आप भी मत मार दे रहे इनको, अब तो 2-4 मार देते उसको और कहता आप भी मत मार देना, कई लोग को जो मरना चाहिए, ये हालत है। तो मेरा एक सजेशन है कि जितने भी कोहार्ट वार्ड के RW के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी है, इनकी एक मीटिंग ACP या DCP के साथ 1-2 महीने में हो जाए, उनकी नॉलेज में हो जाएगी। इतना क्राइम बढ़ रहा है अपने क्षेत्र में और यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए उनको, तो उनको भी पता चलेगा कितने वार्ड में, इस वार्ड के अंदर कितना क्राइम बढ़ चुका है, तो उनकी नॉलेज में भी आ जाए। वाकई लोग परेशान है, तो 1-2 महीने में एक बैठक आपके माध्यम से ऐसी हो जाए उनके साथ, तो मैं समझता हूँ कि जी सम्राट जी सदैव सर जी। मेरा ये ऐसा है कि जो शकुरपुर बस स्टेशन है, DTC कैल जो बना हुआ है, वहाँ से कुछ जेब कतरे जो है ना चढ़ते हैं और यहाँ पे महिंद्रा पार्क उतर जाते हैं, इसमें मोबाइल फ़ोन वगैरह चोरी हो जाता है। तो यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि इस पर थोड़ा लगाम लग सके। दूसरा ये है कि जो बीच की ट्रैफिक लाइट है शकुरपुर सम्राट एनक्लेव के बीच में, ये 2 साल से खराब पड़ी हुई है और ये कोई ठीक होने का कुछ इसका आसार नज़र नहीं आ रहे। तीसरा ये है कि जो ये बस स्टैंड के अंदर जो ये नंबर लिखे हुए हैं सम्राट एनक्लेव के, पर्टिकुलरली वहाँ दिखाई नहीं देता कि नंबर कहाँ लिखा हुआ है। पहले तो एक बस स्टैंड बना हुआ था, वो भी वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, कुछ पता ही नहीं चलता। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि इसके कृपया इन बिंदुओं पर ध्यान
आपकी 3 बातें सत्यदेव साहब दे दीजिए। पहला तो क्वेश्चन आपका था वो जेब कतरों वाला और स्नैचिंग वाला, मोबाइल छीनने वाला, वो अल्टीमेटली घूम फिर के वही आता है कि पुलिस हमारे पास नहीं है। पुलिस का सिपाही भी नमस्ते नहीं करता हमको ढंग से, और नहीं करता तो हम कहते भाई तेरी मर्जी मत कर, क्योंकि हमारे अंडर आती नहीं पुलिस। क्या बढ़ गया जी? इंक्रोचमेंट हाँ हाँ, रोड तो ऊपर पटड़ी तो दिखती है नहीं, सभी रेडी वाले ही खड़े हैं। मैं बता दूं आपको, फिर घूम फिर के वही आ गए कि जो इंक्रोचमेंट है, मतलब जो रेडी पटरी की बात की आपने, ये रेडी पटरी सब पुलिस लगवाती है, सब पुलिस लगवाती है। सर सुनिए, पुलिस जो मर्जी कर ले एमसीडी, पुलिस सब जानते हैं यार, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सारे सेटिंग होते हैं, जहां मर्जी आप लगवा लो, जहां रेडी लगवानी, जहां पट्टी लगवानी वहां लगवा लो। आप लोग कोशिश कर चुके हैं ना, लेकिन लगती, क्योंकि पुलिस, अगर पुलिस चाहे तो किसकी मदद, जहां इनका तय स्थान है वहां पे लगाए, सब्जी मंडी रखी सुपुर में वहां लगाइए, या जहां तय स्थान है कहीं भी लगा देता है, वो सिर्फ पुलिस करती है भाई साहब। आप देखिए 43 पे आप बाहर देखिए, बेचारा इतने बड़े बड़े शोरूम है, वीडू, राज मंदिर, उसके बाहर क्या है देखो, बढ़िया सजी हुई है रेडिया, बहुत फ्रूट की। पुलिस की बिना हिम्मत है किसी के लगाने कोई, तो सर भाई घूम फिर के वही आ रही है बात कि पुलिस हमारे पास है नहीं। एमसीडी से हम करवाते हैं एक्शन, एसडीएम का एक्शन करवाता हूं मैं महीने 2 महीने वहां पे, एमसीडी का एसडीएम डाउन करके सारा उठवाते हैं, ले जाते हैं, लेकिन कानून तो तरीका तो वही है कि भाई वो जो सामान जमा कर लिया उनको वापस करना है, जो पेनल्टी लगनी है वो लगनी है, वो कानून है। प्लस अगले दिन फिर वो वहां खड़ा होता है कि वो तो अपना महीना दे रहा है पुलिस को, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो वहां है। तो ये है इसका कारण भी ये है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए जो किया है, और अगर हमारे पास भी एक थोड़ा सा विजन है तो हम देख पाएंगे कि मेरा ड्राइवर है, उसके साथ में गाड़ी में जा रहा हूँ, और अगर वो हेल्दी है या वो बीमार है तो दोनों का मेरे ऊपर असर पड़ता है। बंद गाड़ी में एसी चल रहा है और अगर ड्राइवर बीमार है तो ऑब्वियसली मैं भी बीमार हो जाऊंगा, उसकी हेल्थ मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर केजरीवाल जी ने सरकारी हॉस्पिटल अच्छे कर दिए हैं और मेरे ड्राइवर की हेल्थ अच्छी कर दी है तो ऑब्वियसली मेरी हेल्थ भी अच्छी होगी। एक मेड है हमारे घर में काम करने आ रही है, अगर वो हेल्दी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, वो बीमार नहीं है, तो हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। वरना हमारे घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं और बच्चे हैं वो सबसे पहले बीमार पड़ेंगे, क्योंकि हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं। एक बाहर तो यहाँ पे अभी पार्क में बैठे हैं, इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन घर के अंदर जो एक क्लोज्ड एयर कंडीशनिंग हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत फर्क पड़ता है कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हेल्दी हों, हमारे ऑफिस के अंदर, घर के अंदर। और एजुकेशन पे भी मैं आऊँगा, हमारा एक चौकीदार है थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, उससे हम एक्स्ट्रा काम ले लेते हैं कुछ पढ़ाई लिखाई का। अगर लोअर क्लास पढ़ी लिखी नहीं है तो अगेन वो हमारे उतने काम की नहीं रहती है। तो पढ़ाई लिखाई, स्कूल का अच्छा होना, भले ही मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे प्राइवेट स्कूल, मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, सरकारी में नहीं पढ़ रहे, हमारी मेड के बच्चे पढ़ रहे हैं, ड्राइवर के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो स्टिल हर कोई IIT नहीं जाएगा, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। लेकिन जो बच्चा एक 5th क्लास से ड्रॉप आउट हो गया और स्कूल अच्छे होने के बाद उसे एक अट्रैक्शन मिला कि नहीं मेरा स्कूल बड़ा अच्छा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा हो गया है, क्लासरूम बड़े अच्छे हो गए हैं, खाने को मिल रहा है, तो अगर वो 5th के बजाय 8th तक पढ़ गया, 10th तक पढ़ गया, तो स्किल हमारे लिए बड़ा यूजफुल हो गया। तो ये एक चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी, हमारे इमीडिएट एक सेल्फिश गेन से ऊपर उठ के एक दूर की अगर हम सोचेंगे तो देखेंगे, हम पाएंगे कि यस हमारे लिए भी बहुत कुछ हो रहा है। और जो कानून व्यवस्था है उसके लिए तो ऑब्वियसली लोकतंत्र के अंदर जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, जिसके पास हमारी पहुंच है, अगर पुलिस की रिपोर्टिंग केजरीवाल जी को हो गई तो ऑब्वियसली हमारे MLA को हो गई। दिन रात हम जब चाहें, जैसे आज अपने किसी और काम के लिए बुला लेते हैं, पुलिस के लिए भी फिर तुरंत ACP DCP सारे यहीं खड़े होंगे। लेकिन चूंकि आज रिपोर्टिंग ही नहीं है तो ऑब्वियसली फिर कोई क्यों सुनेगा। तमाम उनको पूरा करने के लिए क्या हमको एक मौका केजरीवाल जी को देना चाहिए? मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ, अगर देना चाहिए तो हाथ उठाना दोनों प्लीज, और जो नहीं चाहते नहीं देना चाहिए वो बिल्कुल उठाना, थोड़ी देर उठाकर रखना, भूल प्यार कर रहे होंगे। अगर उनको मौका देना चाहिए तो हाथ उठा कर 10 सेकंड के लिए और तो मौका दे रहे हैं आप लोग केजरीवाल जी को, चौथी बार बना रहे हैं CM को, बना रहे हैं ना,
बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। तो आप अभी दोनों हाथ उठा के अपना समर्थन दे चुके हो। केजरीवाल नहीं तो कौन? क्या दिल्ली के लिए उनसे बेहतर आपको कोई दिखाई देता है? अगर देता दिखा तो हाथ खड़े कर दो, नहीं देता तो मत करना भाई। कोई दिखता है आपको केजरीवाल की टक्कर करता दिल्ली में, जो दिल्ली में उनकी टक्कर का हो? नहीं, मैं तो बच्चा हूं आपको। क्या दिल्ली के लिए उनसे बेहतर कोई नेता भी दिखाई देता है? वो बेहद ईमानदार है। सारी जांचों और इल्जामों के बावजूद बीजेपी के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाई। केजरीवाल जी सुपर इंटेलिजेंट है, जिन्होंने राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को पछाड़ दिया। वे किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते, अपने दम पर पार्टी बनाकर उन्होंने देश की राजनीति में मुकाम हासिल किया है। वे बेहद मेहनती और कट्टर देशभक्त हैं। दिल्ली वालों को उनसे बेहतर व्यक्ति दिल्ली का नेतृत्व करने के लिए नहीं मिल सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली वालों को उनसे बेहतर व्यक्ति दिल्ली का नेतृत्व करने के लिए नहीं मिल सकता। मेरा मानना है, आप लोगों का क्या मानना है बता दीजिए। आप लोगों से पूछना, आज मुझे पूछना आया हूं कि आप लोगों का क्या क्या राय है इस बारे में कि दिल्ली में केजरीवाल से बेहतर कोई नेता है आपकी नजर में? नहीं है। अगर तो फिर केजरीवाल को लाना चाहिए। एक बार आप बोल चुके हो, दोबारा कहने मुझे भी लग रहा है, पर एक आखिरी हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि सामने नाश्ता भी दिख रहा है, प्यार है। तो यदि आप केजरीवाल साहब को चौथी बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं और पूरी ताकत से लेके आ रहे हैं, जैसे पहले 67 और 62 के साथ, तो एक बार सब खड़े होकर हाथ उठाओ। इस बार खड़े होकर हाथ प्लीज, ऊपर से लेकर कुछ लोग मतलब केजरीवाल जी बना रहे हो ना? पक्का ला रहे हो? पक्का लेके आ रहे हो ना? पहले कितना है? 67, 62, 70 ही लाना इस बार देखी जाएगी। 70। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के एमपी इनक्लेव में, जहां पर जितेंद्र सिंह तोमर सुबह ही लोगों से संवाद करने पहुंचे हैं। मिशन लेकर चल रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। सुबह ही अब महाराणा प्रताप में लोगों से जन संवाद कर रहे हैं। केजरीवाल जी को मिशन को लेकर चले हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, उम्मीद से ज़्यादा, जितनी उम्मीद उससे कहीं ज़्यादा। ये पॉश एरिया है मेरा, बहुत, जिसे लोग कहते हैं अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, ठीक है, इस तरह के नाम देते हैं। लेकिन जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे, सब लोग इतना बढ़िया रेस्पॉन्स सबने दिया है, केजरीवाल जी के लिए भी, मेरे लिए भी, ठीक है ना। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ सब लोगों का। सब लोग, और ये जो लोग हैं ना यहाँ पे, सारी क्रीम है, जितने सारे अपार्टमेंट्स हैं उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, RWS मैनेजमेंट, वो लोग हैं, और सब लोगों ने अपना समर्थन देने का वादा किया है। बहुत मुझे खुशी हो रही है कि सब लोग चौथी बार अरविंद जी को सीएम बनाने के लिए तैयार बैठे हुए दिल्ली के लोग। पंजाब में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, 4 में से 3, कितने खुश हैं आप लोग? अब 4 में 3 आएंगे तो खुश तो होना पड़ेगा भाई साहब, सब होना पड़ेगा। और देखिए, 2 चीज़ें बता दूं आपको मैं। अगर 4 में से 3 सीट 2 साल की सरकार के बाद आ रही है, इसका मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है, ये इस बात का सर्टिफिकेट है। अगर जो 4 में 3 सीट पंजाब के लोग दे रहे हैं, और वहाँ की, तो इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ की सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर यहाँ लोगों से बातचीत किया मैंने, तो लोग बता रहे कि यहाँ पे अतिक्रमण ज़्यादा है, जो आपने मॉडल रोड बनाए हैं। मैंने कहा यहाँ पर अभी जो मीटिंग में जब बात हुई थी, जो लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो, तो मैंने उनको बताया कि ये तो पुलिस करवाती है सारा, ठीक है। पुलिस के हाथ में है कि पुलिस चाहे तो कोई रेडी पट्टी लग सकती है क्या? कहीं लग सकती है, लेकिन पुलिस उदासीन है, क्या कर सकते हैं? हमारे अंडर आती नहीं है। अगर कानून व्यवस्था हमारे अंडर हो, पुलिस हमारे अंडर हो, तो हम तो करके दिखाएं आपको। पहले थाना लेवल मेंबर कमेटी के सदस्य हुआ करते थे, तो ऐसा कुछ अब नहीं हो रहा है? 2015 से पहले थाना लेवल कमेटी हुआ करती थी, जिसका चेयरमैन MLA होता था, जिसके सेक्रेटरी SHO हुआ करते थे। उसमें SDM और ACP हर महीने एक मीटिंग हुआ करती थी। उस मीटिंग में तमाम जो मौजूद लोग हैं क्षेत्र के, वो मेंबर्स हुआ करते थे। तो वो सब लोग अपनी बात रखते थे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं एरिया की, और हर महीने उसकी रिपोर्ट हुआ करती थी, उस पर क्या सोल्यूशन निकला उसका। लेकिन अब वो 2015 से बंद कर दिया है, तो इसके बाद से तो भगवान के भरोसे कानून व्यवस्था सारी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।